प्रीति 2 कदम भी नहीं चली थी कि उसके पैर में लगी चोट की वजह से उसके पैर लड़खड़ाने लगे और वो गिरने लगी। पर इससे पहले कि वो गिरती, आदित्य ने जल्दी से आकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। दोनों कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उन्हें इस तरह एक दूसरे की बाहों में देखकर रिया की आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तुरंत अपने फोन से उन दोनों की फोटो क्लिक कर ली। तभी वहां से गुजर रहे कुछ लड़कों में से एक बोला, हाउ रोमांटिक, क्या जोड़ी है यार। उस लड़के की आवाज सुनकर दोनों ने ही उन लड़कों की ओर देखा जो उन्हें देखकर हंस रहे थे। प्रीति गुस्से में सीधी खड़ी हुई और उसने आदित्य को खुद से दूर धकेल दिया। उसने आदित्य को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो रेत पर जा गिरा। रिया का मुंह और खुल गया। प्रीति गुस्से में पलटकर लगड़ाते हुए जाने लगी। उसकी इस बदतमीजी को देखकर आदित्य आग बबूला हो उठा। वो गुस्से में उठकर खड़ा हुआ और प्रीति के पीछे जाने लगा। उसने पीछे से आकर प्रीति की बाह पकड़ी और उसे खींचकर अपने करीब लाकर बोला, समझती क्या हो खुद को? मैं क्या तुम्हें कोई लुच्चा लफंगा नजर आता हूँ जो तुमने मुझे इतने लोगों के सामने इस तरह से धक्का दिया? अगर मैं नहीं होता ना तो मेरी जगह तुम जमीन पर पड़ी नजर आती, समझी? प्रीति बिना कुछ कहे उससे गुस्से में खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो आदित्य गुस्से में उसे अपने और करीब लाकर बोला, आदित्य मेहरा के साथ इस तरह की बदतमीजी करने की हिम्मत कोई नहीं करता, समझी तुम? इसलिए आइंदा मेरे साथ ऐसे पेश मत आना वरना बहुत पछताओगी। इतना कहकर आदित्य ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और वहां से जाने लगा। तभी प्रीति गुस्से में बोली, और आप भी मुझे दोबारा ऐसे छूने की कोशिश मत करिएगा वरना आप भी बहुत पछताएंगे। प्रीति के इतना कहते ही आदित्य के कदम रुक गए। उसने पलटकर उसकी ओर देखा जो उसे ही घूर रही थी। रिया भी उसके इस तरह के बिहेवियर से शॉक थी, पर प्रीति बिना डरे अकड़कर बोली, अगर मेरी जान भी जा रही हो तो भी मेरी मदद मत करिएगा, क्योंकि आपकी मदद लेने से ज्यादा बेहतर होगा कि मैं खुद अपनी जान दे दूं। समझे आप मिस्टर आदित्य मेहरा? प्रीति गुस्से में उसे घूरती हुई वहां से चली गई। रिया ने गोलगप्पे वाले को पैसे दिए और प्रीति के पीछे दौड़ पड़ी, पर आदित्य अभी भी वही खड़ा उसे जाते देख रहा था। वो गुस्से में खुद से बोला, पता नहीं किस बात की अक्कड़ है इस लड़की में, सब कुछ गंवाकर इतने बड़े शहर में नौकरी के लिए भटक रही है, फिर भी अक्कड़ वैसी की वैसी ही है। मुझे इसे नौकरी देनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये आसान फरामोश लड़की कभी नहीं बदल सकती। पता नहीं कितनी बार मैंने इस लड़की की जान बचाई है, पर हर बार इस लड़की ने सिर्फ मेरी इंसल्ट ही की है। मैं तो बेवजह ही इसकी मदद करने के लिए मरा जा रहा हूँ। ये लड़की मेरी तो क्या किसी की भी मदद के लायक नहीं है। आदित्य इतना कहकर गुस्से में जाने के लिए पलटा ही था कि तभी उसकी नजर आइसक्रीम लेकर आ रहे विवान और अहाना पर पड़ी। उसने खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कम किया, फिर अपने चेहरे के भाव बदलकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए खुद से बोला, मैं क्यों उस बदतमीज लड़की की वजह से खुद पर नाराज हो रहा हूँ? मैं यहाँ अहाना की खुशी के लिए आया हूँ। वो मेरे लिए इतना कुछ करती है, सिर्फ मेरे लिए वो मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार है, जबकि वो जानती है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इस वक्त मुझे उस प्रीति के बारे में नहीं बल्कि अहाना के बारे में सोचना चाहिए। मन ही मन इतना कहकर वो अहाना और विवान की ओर बढ़ने लगा। अहाना पास आते ही एक आइसक्रीम उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, आदित्य ये आपकी आइसक्रीम। अहाना के इतना कहते ही विवान जोर जोर से हंसने लगा। उसे इस तरह हंसते देख अहाना हैरानी से उसे देखने लगी और आदित्य उसे गुस्से में घूरने लगा। अहाना ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ विवान? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस तरह से हंस रहे हो? विवान ने हंसना बंद किया और बोला, अहाना तुम पिछले 3 साल से मेरे भाई को डेट कर रही हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि आदित्य भैया को मीठा पसंद नहीं है, और स्पेशली आइसक्रीम तो वो खा ही नहीं सकते। आइसक्रीम से भैया को एलर्जी है, आइसक्रीम खाते ही इन्हें छींक आने लगती है। विवान के इतना कहते ही अहाना का चेहरा उतर गया और वो सोच में पड़ गई। तभी विवान फिर से बोला, अहाना अच्छा होगा अगर तुम भैया को अच्छे से जान लो, उनकी पसंद और नापसंद पता कर लो, वरना भैया के साथ एडजस्ट करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। शट अप विवान, कम बोला करो, मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। आदित्य उस पर भड़का। विवान चुप हो गया और मुंह बनाकर अपनी आइसक्रीम खाने लगा। आदित्य हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अहाना से बोला, आई एम सॉरी अहाना, पर मुझे सच में आइसक्रीम से एलर्जी है।
ये सुनकर अहाना मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं आदित्य, मुझे सच में नहीं पता था कि आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है। अगर पता होता तो मैं ये आपके लिए कभी नहीं लाती। तभी विवान बीच में बोल पड़ा, इसमें इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है अहाना। भैया को पसंद नहीं है पर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए ये आइसक्रीम भी मैंने अपने लिए ही खरीदी थी, पर तुमने भैया को ऑफर कर दी, लाओ मैं खा लेता हूँ। इतना कहकर विवान ने उसके हाथ से आइसक्रीम ले ली और अपनी आइसक्रीम के साथ उसे भी खाने लगा। आदित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और अहाना भी मुस्कुरा दी। दूसरी ओर प्रीति गुस्से में एक के बाद एक सारे फ्लेवर की आइसक्रीम खाए जा रही थी और रिया अपनी आइसक्रीम खाते हुए उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। प्रीति ने 5वीं आइसक्रीम खत्म की और गुस्से में बोली, समझता क्या है अपने आप को, जब भी मैं गिरने वाली होती हूँ तो हीरो बनकर न जाने कहाँ से आकर मुझे बचा लेता है और फिर मुझे ही बातें भी सुनाता है। पता नहीं ठाकुर जी को मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है जो बार बार मुझे इस इंसान के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। रिया मुस्कुराते हुए बोली, वैसे प्रीति एक बात तो है, सर ने तुझे बिल्कुल शाहरुख खान की तरह पकड़ा हुआ था, जैसे दिल तो पागल है में शाहरुख खान ने माधुरी दीक्षित को पकड़ा हुआ था, ठीक वैसे ही। प्रीति उसे गुस्से में घूरने लगी तो रिया फिर से बोली, खाए कितने प्यारे लग रहे थे तुम दोनों, बिल्कुल राहुल और पूजा की तरह, मेड फॉर इच अदर। ये सुनकर प्रीति चिढ़ते हुए बोली, शट अप रिया, जो तूने किसी हीरो से उस खड़ूस आदमी को कंपेयर किया तो बेइज्जती हो जाएगी उस हीरो की। रिया फिर से बोली, आदित्य सर क्या किसी हीरो से कम है? ऑफिस में उनके आते ही सारी लड़कियों का दिल धक धक करने लगता है, लड़कियां आहें भरती हैं उन्हें देखकर। प्रीति गुस्से में भड़की, पर मैं उनसे नफरत करती हूँ, इतनी जितनी दुनिया में किसी ने किसी से ना की हो, इसलिए मेरा दिल उनके लिए कभी नहीं धड़केगा। मैं कल मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी बस इसलिए ज्वाइन करूंगी क्योंकि मुझे ये जानना है कि मेरे परिवार ने आखिर उनके साथ ऐसा क्या किया है जो उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, और जिस दिन मुझे वजह पता चल गई उस दिन मैं उनकी नौकरी छोड़ दूंगी। रिया आंखें फाड़े उसे देखने लगी, पर प्रीति ने फिर से अपनी आइसक्रीम खानी शुरू कर दी। रिया उसका हाथ पकड़कर बोली, बस कर प्रीति, बेचारी आइसक्रीम पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही है, जिंदगी भर की आइसक्रीम एक दिन में ही खा जाएगी क्या? इतना कहकर रिया ने आइसक्रीम वाले से पूछा, कितने रुपए हुए भैया? 500 रुपये। रिया उसे 500 रुपये निकाल कर देने लगी तो प्रीति ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रुक मैं देती हूँ। उसने अपने पर्स से 500 का नोट निकालकर आइसक्रीम वाले को दिया और फिर दोनों अपनी स्कूटी की ओर बढ़ने लगी। तो रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, मतलब तूने मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी ज्वाइन करने का फैसला ले लिया है? हाँ। ये सुनकर रिया मुस्कुरा दी, पर प्रीति मन ही मन बोली, आदित्य सर को मेरे परिवार को लेकर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है और मुझे उनकी गलतफहमी दूर करके उन्हें ये बताना है कि मेरा परिवार उनका दुश्मन नहीं है। मैं जानती हूँ कि उस ऑफिस में मुझे हर रोज एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आदित्य सर मुझे चैन से जीने नहीं देंगे, पर मैं फिर भी उनकी कंपनी ज्वाइन जरूर करूंगी। बहुत जी ली मैं डर डर के, पर अब और नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी और अपने बाबा सा का हर सपना पूरा करूंगी। मैं इस शहर में अपने पैरों पर खड़ी होकर रहूंगी। कल से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी जिसमें न ही आंसुओं की कोई जगह होगी और न ही किसी डर की। सुबह के 9 बजे थे और रिया ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी उसके घर के दरवाजे की बेल बजी। वो मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी और उसने दरवाजा खोला। सामने प्रीति खड़ी हाथों में लड्डू का डब्बा लिए मुस्कुरा रही थी। थैंक यू मैम, जो आप वक्त पर आ गई, वरना मुझे लगा था कि हमें आज ऑफिस पहुंचने में पक्का देर हो जाएगी, क्योंकि मंदिर में सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही भीड़ होती है। इतना कहकर रिया फिर से अंदर आ गई। प्रीति भी मुस्कुराते हुए अंदर आई और रिया को प्रसाद देते हुए बोली, जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ, इसलिए भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी है रिया, और फिर हर शुभ काम की शुरुआत अगर गणपति बप्पा के आशीर्वाद के साथ की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। रिया ने प्रसाद का लड्डू खाया और टेबल पर नाश्ता लगाते हुए बोली, जानती हूँ, मैं भी दिल से यही चाहती हूँ कि तुझे कामयाबी जरूर मिले। अब जल्दी से नाश्ता करते हैं, कहीं अगर ऑफिस पहुँचने में लेट हो गए तो अविनाश सर का पारा फिर से चढ़ जाएगा, और वैसे भी वो मुझे डांटने के लिए हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, और कल तूने भी उन्हें मौका दे दिया है, इसलिए प्लीज अब ऑफिस में अविनाश सर से केयरफुल रहना।
प्रीति अपना बैग सोफे पर रखकर चेयर पर बैठी और ब्रेड पर बटर लगाकर रिया की प्लेट में रखते हुए बोली, डोंट वरी रिया, आज मैं किसी को भी मुझे सुनाने का मौका नहीं दूंगी, फिर चाहे वो अविनाश सर हो या फिर आदित्य मेहरा। अब मैं अपने काम से साबित करूंगी कि उन्होंने मुझे नौकरी देकर कोई गलती नहीं की है। रिया मुस्कुराने लगी और दोनों ब्रेकफास्ट करने लगी। इधर आदित्य अपने कमरे में खड़ा खुद को आईने में देखकर अपना कोट पहन रहा था। वो अपने कोट के बटन लगाते हुए खुद से बोला, कल रात के बाद वो लड़की पता नहीं आज ऑफिस आएगी या नहीं। अगर वो नहीं आई तो मुझे उसे ऑफिस लाने के लिए फिर से कुछ करना पड़ेगा। उसका ऑफिस आना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे उसे अपने करीब रखना होगा, तभी मैं उसके बारे में जान सकूंगा, क्योंकि वो अड़ियल लड़की खुद तो मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताएगी। पर आदित्य, तूने उसे जॉब दे तो दी है, लेकिन तू उस लड़की को टॉलरेट करेगा कैसे, क्योंकि वो लड़की एक नंबर की बदतमीज है। तभी जानकी ने वहां आकर पूछा, कौन बदतमीज है आदि। आदित्य ने उनकी आवाज सुनते ही तुरंत पलटकर उनकी ओर देखा और बोला, अच्छा हुआ दादी जो आप आ गई, वरना मुझे अपनी टाई बंधवाने के लिए आपके या मोम के पास आना पड़ता। जानकी उसके पास आई और उन्होंने बेड पर रखी टाई उठाकर उसके गले में बांधते हुए कहा, इतना बड़ा बिजनेस अकेले संभाल सकते हैं आप, पर टाई बांधना आज तक नहीं सीखे। खैर, अब हम इस ड्यूटी से बहुत जल्द आजाद हो जाएंगे, क्योंकि आपको टाई बांधने वाली बहुत जल्द इस घर में आ जाएगी। आदित्य बिना कुछ कहे बस हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी जानकी ने टाई बांधते हुए पूछा, आदि बेटा आप किसकी बात कर रहे थे, कौन बदतमीज है। आदित्य तुरंत बोला, मेरी नई सेक्रेटरी दादी, उसकी बात कर रहा था। अभी तो उसने ज्वाइन भी नहीं किया और मुझे अभी से इरिटेट करने लगी है। कल रात मैंने उसकी मदद की, पर फिर भी उस लड़की ने मुझे ही बातें सुनाई। पता नहीं कल रात के बाद वो आज ऑफिस आएगी या नहीं। जानकी मुस्कुराते हुए बोली, जहां तक हम आपको जानते हैं बेटा, आप तो खुद को इरिटेट करने वालों को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करते। तो फिर ये कौन लड़की है जिसके ऑफिस न आने का सोचकर आप परेशान हो रहे हैं। जानकी के इस सवाल पर आदित्य भौचक्का सा रह गया और अपनी दादी को देखने लगा, पर उसकी दादी बिना उसकी ओर देखे चुपचाप उसकी टाई बांध रही थी। तभी जानकी मुस्कुराते हुए फिर से बोली, आपकी कोई भी सेक्रेटरी ज्यादा दिनों तक आपके ऑफिस में टिक नहीं पाती है आदि, क्योंकि आप उन्हें दिन भर बंदरियां की तरह इधर उधर नचाते हैं और उन्हें इतना तंग करते हैं कि वो आपकी नौकरी छोड़कर भाग जाती है। पर ये कौन लड़की है जो हमारे आदि को तंग कर रही है, और फिर भी हमारा बेटा चाहता है कि वो ऑफिस आए। अब हमें तो इस लड़की से जरूर मिलना पड़ेगा। आदित्य करते हुए बोला, प्लीज दादी, ऐसी बातें करके आप खुद को झूठी तसल्ली मत दीजिए। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपके आदि को तंग कर सके। मैं अगर चाहूं तो उस लड़की को ज्वाइन करने से पहले ही नौकरी से निकाल सकता हूं, पर मुझे लगता है शायद उस लड़की को इस नौकरी की जरूरत है। बस इसलिए उस लड़की की बदतमीजी को भूलकर मैंने उसे ये नौकरी दी है। ये सुनकर जानकी मुस्कुरा दी, ये लीजिए, बंध गई आपकी टाई। आदित्य ने आईने में देखकर टाई को टाइट किया और बोला, थैंक्स दादी, अब मैं चलता हूँ। आज दिन भर मैं बहुत बिजी रहने वाला हूँ, इसलिए प्लीज मुझे बेवजह फोन मत करिएगा, मैं आपका फोन नहीं उठाऊंगा। जानकी ने उसकी घड़ी और ग्लासेस उठाकर दिए और बोली, ठीक है, हम आपको फोन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास करने के लिए और भी बहुत काम है। हम तो बस आपको ये बताने आए थे कि कल गुरुवार है और कल शाम हम सबको पूजा के लिए जाना है, इसलिए कल शाम की अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दीजिएगा। और हाँ, इस संडे को भी अगर आपकी कोई मीटिंग वगैरह हो तो उसे भी पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि संडे को आपकी और अहाना की सगाई है। सगाई का नाम सुनकर आदित्य सोच में पड़ गया, पर फिर उसने खुद को संभाला और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जानकी से बोला, अच्छा हुआ दादी जो आपने मुझे पहले ही बता दिया। संडे को मैं अपनी कोई मीटिंग नहीं रखूंगा। वैसे दादी, आप मेरे साथ मानपुर कब चल रही है? मैं चाहता हूं कि ठाकुर सुखदेव सिंह की तीर्थ यात्रा से लौटने के ठीक एक दिन पहले आप उस हवेली में गृह प्रवेश करें, क्योंकि सब कुछ छिन जाने के बाद मुझे उस धोखेबाज आदमी का चेहरा देखना है। वही बेबसी और लाचारी उसके चेहरे पर देखनी है जो बरसों पहले शायद आपकी आंखों में रही होगी। आदित्य की बातों ने जानकी के चेहरे की मुस्कान छीन ली और उन्हें फिर से बीते दिन याद आने लगे। तभी आदित्य बोला, आप मुझे आराम से सोचकर बता दीजिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है।
इतना कहकर वो चला गया और जानकी परेशान होकर बेड पर बैठ गई। आदित्य सीढ़ियों से तेजी से नीचे आया और दरवाजे की ओर जाने लगा। तभी उसके डैड रघुवेंद्र उसे रोकते हुए बोले, रुको आदित्य। अपने डैड की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। रघुवेंद्र उसके पास आकर बोले, आदित्य कांग्रेचुलेशंस बेटा, मिस्टर कुंद्रा के सारे होटल्स के कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गए। डैड मुझे कांग्रेचुलेट तब करिएगा जब हम समय पर मिस्टर कुंद्रा के सारे होटल खड़े कर दे। आदित्य के इतना कहते ही रघुवेंद्र ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर कहा, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। वो तय समय के पहले ही मिस्टर कुंद्रा के सारे होटल बनाकर तैयार कर देगा। पर आज मुझे तुमसे कुछ और ही बात करनी है। आदित्य ने हैरानी से पूछा, किस बारे में डैड? रघुवेंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आदित्य संडे को तुम्हारी और अहाना की सगाई है। मैं चाहता हूँ कि अब मेरा बेटा बिजनेस के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान दे और अहाना को ऑफिस के बाहर भी वक्त देना शुरू करे। अहाना के डैड मेरे बहुत अच्छे दोस्त है बेटा, और मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें कभी भी शिकायत का मौका दो। तुम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो और अब तुम्हें एक बहुत अच्छा पति भी बनना है। कल पूजा शुरू होने से पहले सही समय पर आ जाना ताकि पूजा शुभ मुहूर्त में हो सके। ठीक है जी डैड। वैसे आज आप ऑफिस नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं बेटा, आज मैं अहाना के डैड के साथ दिल्ली में एक जमीन देखने जा रहा हूँ। उनका कहना है कि जमीन की कीमत करोड़ों में है, पर जिसकी ये जमीन है उसे रुपयों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो ये जमीन हमें बहुत कम कीमत पर दे सकता है। तो मैं चला जाता हूँ डैड। नहीं बेटा, मुझे वहाँ कुछ और काम भी निपटाना है, इसलिए मैं ही जाऊँगा। हो सकता है कि कल मैं पूजा में ना आ सकूं, पर प्लीज तुम कल टाइम पर पहुंच जाना, क्योंकि ये पूजा कल ही होना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारी और अहाना की शादी में आ रहे सारे विघ्न दूर हो जाए और ये शादी धूमधाम से हो सके। जी डैड। रघुवेंद्र ने आदित्य को गले लगाया और फिर चले गए। उनके जाते ही आदित्य सोच में पड़ गया और मन ही मन बोला, माना कि अहाना के डैड प्रॉपर्टी डीलर है, पर मैं भी कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हूँ, तो मुझे ऐसी किसी जमीन के बारे में पता कैसे नहीं चला। दूसरी ओर प्रीति और रिया ऑफिस पहुंची। अविनाश वहीं खड़ा अहाना से बातें कर रहा था। उसने जैसे ही प्रीति को देखा तो हैरानी से खुद से बोला, ये यहाँ क्या कर रही है? अविनाश के इतना कहते ही अहाना ने पलटकर प्रीति की ओर देखा जो उसकी ओर ही चली आ रही थी। अविनाश बिना अहाना से कुछ कहे गुस्से में प्रीति के पास जाने लगा। अहाना भी तुरंत उसके पीछे दौड़ी। उसे अपनी तरफ आते देख रिया आहिस्ता से प्रीति से बोली, मैं चलती हूँ, तू संभाल लेना। प्रीति उससे कुछ कह पाती उसके पहले ही रिया वहां से भाग गई। अविनाश और अहाना को देखते ही प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अविनाश ने गुस्से में पूछा। प्रीति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लगता है सर आप भूल गए हैं, मैं इसी ऑफिस में जॉब करती हूँ, वही करने आई हूँ। उसकी हाजिर जवाबी ने अविनाश का गुस्सा और बढ़ा दिया। वो फिर से कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी अहाना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अविनाश ने तुरंत उसकी ओर देखा तो अहाना ने उसे कुछ न कहने का इशारा किया। अविनाश उसे हैरानी से देखने लगा। अहाना ने उसे इग्नोर किया और मुस्कुराते हुए प्रीति की ओर देखकर बोली, गुड मॉर्निंग प्रीति, तुम जाकर अपना काम करो, सर बस ऑफिस पहुंचने ही वाले हैं। प्रीति ने सिर हिलाया और अपने कैबिन की ओर चली गई। उसके जाते ही अविनाश गुस्से में अहाना को घूरते हुए वहां से चला गया। अविनाश को इतना गुस्से में देख अहाना भी उसके पीछे दौड़ी। अविनाश ने गुस्से में अपने कैबिन का दरवाजा खोला और अंदर आया। अहाना उसके पीछे आते हुए बोली, अविनाश हम उस लड़की को अब जॉब से नहीं निकाल सकते क्योंकि आदित्य ने खुद उसे यहाँ बुलाया है। व्हाट? अविनाश ने पलटकर हैरानी से पूछा। हाँ अविनाश, प्रीति वही लड़की है जिसने राजस्थान में आदित्य को ट्रक के नीचे आने से बचाया था। अविनाश भौचक्का सा उसे देखने लगा और फिर उसे याद आया कि उसकी आदित्य से इस बारे में बात भी हुई थी। वो अहाना की ओर देखकर बोला, हाँ सर ने बताया था मुझे, इस लड़की ने न केवल उन्हें बचाया था बल्कि उस ट्रक वाले को भी पुलिस ने इसकी मदद से ही अरेस्ट भी कर लिया है। अहाना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ इस लड़की की उसी एहसान को उतारने के लिए आदित्य ने इसे इस ऑफिस में जॉब दी है। अविनाश फिर से भड़का, सर की जान बचाई है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं इस लड़की की बदतमीजी बर्दाश्त करूंगा। देखा नहीं तुमने उसने किस तरह मुझसे बात की? अहाना फिर से मुस्कुराए, अविनाश उसने बस तुम्हारे सवाल का जवाब दिया था, कोई बदतमीजी नहीं की थी तुम्हारे साथ। अविनाश फिर से उसे गुस्से में घूरने लगा।
अहाना अपनी चेयर पर बैठकर बोली, वो लड़की गांव से जरूर आई है, पर बहुत समझदार है। और मुझे लगता है कि अब हमें सर के लिए कभी सेक्रेटरी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीति अपना काम बहुत अच्छे से करेगी। ये सुनकर अविनाश अपनी चेयर पर बैठा और बोला, देखते हैं इस लड़की के बारे में तुम सही हो या फिर मैं। इस लड़की ने पहले ही दिन वो कर दिखाया जो आज तक इस ऑफिस में नहीं हुआ। आगे ना जाने क्या क्या करेगी। अविनाश की बातों ने अहाना को सोचने पर मजबूर कर दिया और वो परेशान हो गई। उसे परेशान देखकर अविनाश मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी अहाना, वो लड़की इस ऑफिस में आई है तुम्हारे मंगेतर के दिल में नहीं, जो तुम इतना परेशान हो रही हो। अहाना ने गुस्से में टेबल पर रखा पेपरवेट उठाया और उसे फेंक कर मार दिया, पर अविनाश ने हंसते हुए उसे कैच कर लिया। अहाना बिना कुछ कहे चिढ़कर वहां से चली गई। इधर प्रीति अपने कैबिन में आई और उसने दीवार से सट कर रखे टेबल पर एक छोटा सा लाल कपड़ा बिछाया और उस पर भगवान गणेश की छोटी सी मूर्ति रखकर उनके चरणों में फूल चढ़ाने लगी। फिर वो अपनी आंखें बंद करके बोली, हे भगवान, प्लीज मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं शेर की म्यान में आ गई हूँ। उस दैत्यनुमा इंसान से आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। बस एक बार मैं पता कर लूं कि उनकी मेरे परिवार से क्या दुश्मनी है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पर तब तक के लिए मुझे इस ऑफिस में उस राक्षस प्रवृत्ति के इंसान के साथ काम करना होगा। प्लीज मेरी रक्षा करिएगा, कहीं ऑफिस के पहले ही दिन वो मुझे जिंदा ही ना निगल जाए। तभी आदित्य वहां आकर गुस्से में बोला, मिस प्रीति ठाकुर, अगर आपकी पूजा पाठ करनी है तो किसी मंदिर में जाकर करो। ये मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी का ऑफिस है, यहाँ मेहनत से काम करोगी तो ही टिक पाओगी। बिना मेहनत के तुम्हें इस कंपनी में सिर्फ बाहर जाने का दरवाजा दिखाया जाएगा, समझी तुम? जी सर, प्रीति अकड़कर बोली। तो आदित्य ने भी उसे घूरा और बोला, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी अभी और इसी वक्त मेरे कैबिन में लेकर आओ, मुझे एक लेटर डिक्टेट करना है तुम्हें। जी सर। इतना कहकर प्रीति वहां से जाने लगी तो आदित्य फिर से बोला, अगर ये राक्षस प्रवृत्ति का इंसान नहीं होता ना, तो तुम उसी दिन इस दुनिया से विदा हो गई होती, जिस दिन तुम उस बावड़ी में गिरी थी। आदित्य के इतना कहते ही प्रीति के कदम रुक गए, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो कुछ बोल नहीं पाई। आदित्य आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आया और अकड़ कर बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, अगर 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो तुम आज सारा दिन खड़ी रहकर काम करोगी, 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठोगी, समझी तुम? इतना कहकर उसने अपनी घड़ी में वक्त देखा और बिना प्रीति की ओर देखे बोला, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है, याद रखना सिर्फ 5 मिनट। प्रीति उसे घूरने लगी, वो भी उसे घूरते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही प्रीति ने गुस्से में मुंह बनाया और फिर भनभनाती हुई पेनेट्री की ओर चली गई। आदित्य अपने कैबिन में आया और मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर बैठकर बोला, चलो फाइनली इस लड़की ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, अब मुझे कुछ भी करके इससे ये पता करना होगा कि आखिर इसके गांव में इसके साथ हुआ क्या है, जो ये सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई है, और इसकी फैमिली कहाँ है, और इसने सुमेर से शादी क्यों नहीं की। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी अहाना कैबिन में आ गई। उसने ब्लूप्रिंट्स टेबल पर रखे और पेंसिल से आदित्य को कुछ दिखाते हुए बोली, ये देखिए आदित्य, मैंने मिस्टर खुराना के हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट रेडी कर लिए हैं। सारे बंगले एक जैसे होंगे, हर बंगले में 4 बेडरूम होंगे और सारे बेडरूम में वॉशरूम अटैच होंगे। इस जगह पर किचन होगा और यहाँ ड्राइंग रूम और ये डाइनिंग एरिया होगा और ये पॉश एरिया। आदित्य ब्लूप्रिंट्स देखने लगा तो अहाना फिर से बोली, आदित्य, इस कॉलोनी में हमें वहाँ रहने वालों की सहूलियत के हिसाब से एक हॉस्पिटल, एक जिम और एक रेस्टोरेंट भी डिजाइन करना चाहिए। आपको क्या लगता है? आदित्य कुछ कहने ही जा रहा था कि उसकी नजर कैबिन के दरवाजे पर खड़ी प्रीति पर पड़ी। आदित्य ने तुरंत अपनी घड़ी देखी, उसके घड़ी देखते ही प्रीति तुरंत अंदर आई। वो आदित्य के सामने टेबल पर कॉफी रखते हुए बोली, आपकी कॉफी सर। आदित्य उसे इग्नोर करते हुए अहाना से बोला, गुड आइडिया अहाना, तुम इसे कंप्लीट कर लो, फिर हम बैठकर डिस्कस करते हैं। ठीक है आदित्य। प्रीति वही खड़ी अहाना के बनाए डिजाइन देखने लगी। अहाना की नजर ब्लूप्रिंट्स को रोल करते हुए प्रीति पर पड़ी तो उसने उससे पूछा, कुछ कहना चाहती हो प्रीति? प्रीति ने तुरंत आदित्य की ओर देखा और सिर झुकाकर ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो अहाना ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें आदित्य से डरने की कोई जरूरत नहीं है प्रीति, वो कुछ नहीं कहेंगे, बोलो क्या कहना चाहती हो? प्रीति ने आदित्य की ओर देखा
तो उसने अपनी कॉफी उठाए और पीने लगा। उसने ब्लूप्रिंट्स देखे और बोली, मैम ये 4 बेडरूम वाला बंगला है। हमें सिर्फ 2 बेडरूम में वॉशरूम अटैच करनी चाहिए। बाकी 2 बेडरूम में हमें एक कॉमन वॉशरूम बनाना चाहिए, जिससे हम उस जगह को बच्चों के लिए एक प्ले रूम बनाने में यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रीति की बातें सुनकर आदित्य हैरानी से उसे देखने लगा और अहाना भी। प्रीति फिर से बोली, और अगर हम रेस्टोरेंट और जिम एक ही बिल्डिंग में बनाएं, तो हमें बच्चों के खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड बनाने की जगह भी मिल जाएगी। हमें बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक क्लब, फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटा सा मॉल जिसमें लोगों की जरूरत का सारा सामान अवेलेबल हो, सेकंड फ्लोर पर होटल और उसके ऊपर जिम बनाना चाहिए। अहाना और आदित्य दोनों ही प्रीति से बहुत इम्प्रेस हुए। अहाना ने मुस्कुराते हुए आदित्य की ओर देखा, जो आंखें फाड़े प्रीति को देख रहा था। उसे प्रीति को ऐसे देखते हुए अहाना परेशान हो गई। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।